हम्म अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि पूरी मेहनत और एकदम ईमानदारी के बाद भी जो असफलता हमें मिलती है, उसका कारण हमारी कोई भावना या कोई बुरी किस्मत नहीं है, हम्म। बल्कि एक वास्तविक, सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है जो हमारी आत्मा से चिपक गया है, तो क्या होगा? मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी सबसे पुरानी दार्शनिक प्रणालियों में से एक का एकदम मूल आधार है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। आज के इस गहरे अध्ययन में हम अनिल कुमार जैन जी के एक बेहद विचारोत्तेजक लेख जैन दर्शन और असफलता के कर्मिक कारणों के मुख्य अंशों को खंगाल रहे हैं। सही कहा। और इस लेख ने सफलता और असफलता को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। एकदम। आज का हमारा लक्ष्य इस जानकारी के पुलिंदे से वो गहरा ज्ञान निकालना है जो सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। इस लेख की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यह हमें उन घिसे पिटे जवाबों से बाहर निकालता है जो हम अक्सर सुनते आए हैं। हाँ, जैसे वो बचपन से सिखाई गई बात कि मेहनत करो तो सफलता मिलेगी ही, है ना? बिल्कुल। जब कोई इंसान दिन में 15 घंटे काम करता है, हर नियम का पालन करता है और फिर भी फेल हो जाता है, तो समाज क्या कहता है? यही कि या तो इसकी स्ट्रैटेजी खराब है या फिर बेचारे की किस्मत ही खराब है। एकदम सही। लेकिन ये स्रोत सामग्री हमें एक पूरी तरह से अलग फ्रेमवर्क देती है। यह सफलता को केवल बाहरी दुनिया के चश्मे से नहीं, बल्कि भीतर चल रही एक बहुत ही जटिल कर्मिक प्रक्रिया के नजरिए से देखती है। और यहीं पर वो बात आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। कौन सी बात? मतलब हम आम तौर पर कर्म को एक अमूर्त चीज मानते हैं। जैसे एक तरह का कॉस्मिक बैंक अकाउंट जहां हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब रखा जा रहा है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते। लेकिन इस स्रोत के अनुसार जैन दर्शन कर्म को किसी भावना या दार्शनिक विचार के रूप में नहीं देखता। वह इसे एक सबटल फिजिकल मैटर यानी एक बेहद सूक्ष्म भौतिक पदार्थ मानता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक गजब का आहापल महसूस हुआ। मतलब कर्म वास्तव में हमारे चारों ओर तैरने वाले छोटे छोटे अदृश्य कण हैं। ये जैन दर्शन का सबसे अनूठा और गहरा सिद्धांत है। ब्रह्मांड में चारों ओर ये सूक्ष्म कर्म वर्गणाएं यानी कर्म के कण फैले हुए हैं। तो ये कोई रहस्यमयी ऊर्जा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये कोई ऊर्जा नहीं है बल्कि वास्तविक भौतिक पदार्थ है। बस इतना सूक्ष्म है कि हम उसे इन आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा। जब हमारी आत्मा कोई विचार करती है या कोई भावना महसूस करती है तो वो एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी या कंपन पैदा करती है। और फिर क्या होता है? और वो कंपन उन भौतिक कणों को अपनी ओर खींच लेता है। अरे वाह! इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। कल्पना करें कि हमारी आत्मा एक शक्तिशाली चुंबक है और हमारे विचार लोहे के बुरादे की तरह हैं। बहुत सटीक एनालॉजी है। तो जब भी हम कोई तीव्र भावना महसूस करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा या किसी चीज का लालच, तो वो चुंबक सक्रिय हो जाता है और इस कर्म रूपी धूल को खुद पर चिपका लेता है। एकदम। और अब अगर किसी चुंबक पर बहुत सारी धूल और जंग लग जाए तो उसकी काम करने की क्षमता तो कम होगी ही। सही कहा। हमारी प्रगति का इंजन भी इसी धूल की वजह से धीमा हो जाता है। लेकिन अगर ये कर्म भौतिक रूप से हमसे जुड़ रहे हैं, तो आखिर वो कौन सी विशिष्ट चीजें हैं जो इस जुड़ाव को और मजबूत बनाती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब हम अनजाने में ऐसा क्या कर रहे हैं जो इस धूल को सीमेंट में बदल रहा है? ये चुंबक और धूल वाली तुलना इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत अच्छी है। लेख इस सवाल का बहुत स्पष्ट जवाब देता है कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं। तो क्या कारण बताए गए हैं? इस कर्म रूपी धूल के हमारी आत्मा से चिपकने और हमारी सफलता को रोकने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। अच्छा, 3 कारण। हाँ, और ये कोई बाहरी कारण नहीं है, ये पूरी तरह से हमारे भीतर की रुकावटें हैं। इनमें से सबसे पहला और सबसे गहरा कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। अगर इसे सरल भाषा में कहें तो जीवन को एक गलत लेंस से देखना। बिल्कुल सही। जैसे किसी ऐसे चश्मे को पहन लेना जिसका नंबर गलत हो और फिर शिकायत करना कि दुनिया धुंधली क्यों दिख रही है ना? एकदम। मिथ्यात्व का अर्थ है वास्तविकता की गलत समझ। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि केवल बाहरी सफलता, बहुत सारा पैसा या समाज की नजरों में एक खास तरह की छवि ही
जीवन का अंतिम लक्ष्य है, हम्म। तो उसकी पूरी नींव ही गलत दिशा में पड़ जाती है। हाँ। ये एक भ्रांति है। जब आपकी बुनियादी समझ ही गलत है, तो आप जो भी योजना बनाएंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो उसी गलत समझ पर आधारित होगा। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आप किसी ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। हाँ, पसीना आ रहा है, मेहनत पूरी हो रही है और आप सोच रहे हैं कि आप किसी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन असल में आप एक ही जगह पर हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने मशीन को ही रास्ता समझ लिया है। तो जब ये मिथ्यात्व इंसान के अंदर होता है और वो ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो जाहिर है उसके अंदर एक भड़ास पैदा होगी। हाँ, और यहीं से लेख में बताए गए दूसरे कारण की एंट्री होती है, जिसे कषाय कहा गया है। कषाय, ये क्या होता है? कषाय वे तत्व हैं जो असल में उस गोंद का काम करते हैं जो कर्म के कणों को आत्मा से चिपकाता है। कषाय के 4 मुख्य रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? क्रोध, अहंकार, माया यानी छल कपट और लोभ। हम्म। जब नजरिया गलत होता है तो इंसान को लगता है कि उसे वो नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। तो इससे उसके भीतर क्रोध पैदा होता है। बिल्कुल। या अगर उसे कुछ मिल जाता है तो अहंकार आ जाता है, और इन चीजों को पाने या बचाने के लिए वो छल और लोभ का सहारा लेता है। अगर हम इसे आज के कॉर्पोरेट या बिजनेस के माहौल में रख कर देखें तो ये बात बहुत ही चुभने वाली सच्चाई लगती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मान लीजिए एक इंसान है जो दिन में 18 घंटे काम कर रहा है। उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट है, वो हर मीटिंग में समय पर पहुंचता है। बाहर से तो वो सफलता का प्रतीक लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उन 18 घंटों के काम के पीछे अपने प्रतिद्वंदी को बर्बाद करने का क्रोध है या अपने सहकर्मियों को नीचा दिखाने का अहंकार है, तो भौतिक दुनिया में वो भले ही आगे बढ़ रहा हो, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार क्या हो रहा है? जैन दर्शन के अनुसार बाहर से वो भले ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर वो अपनी आत्मा पर कर्म के भारी और गहरे कणों का लेप चढ़ा रहा है। मतलब वो गोंद लगा रहा है। हाँ, उसका अहंकार और उसका क्रोध उस चुंबक को इतनी तेजी से सक्रिय कर रहा है कि वो भविष्य के लिए भारी मात्रा में नकारात्मक कर्म इकट्ठा कर रहा है। अरे वाह! ये नकारात्मक ऊर्जा अंततः एक ऐसा सघन जाल बना लेगी जो अचानक से उसकी सफलता के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। और तब वो इंसान सोचेगा कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, फिर ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गया? एकदम, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि उस असफलता का बीज उसने अपने 18 घंटे के काम के दौरान अपने नकारात्मक भावों से खुद बोया था। ये नजरिया तो पूरी थ्योरी को ही पलट देता है। इसका मतलब है कि हम केवल अपने हाथों से या अपने लैपटॉप पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने विचारों से भी लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा हर विचार एक अदृश्य आर्किटेक्ट है जो हमारे भविष्य की इमारत का ढांचा तैयार कर रहा है। बाहरी मेहनत अपनी जगह है, लेकिन अगर अंदर कषाय का गोंद लगा हुआ है तो वो सफलता कभी टिकाऊ नहीं हो सकती। सही कहा। खैर चलिए, अब उस तीसरे कारण पर आते हैं जो इस लेख में सबसे जटिल और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू है। हाँ, पूर्व कर्म या पिछले कर्म। बिल्कुल, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म का सिद्धांत ये समझाता है कि हमारी वर्तमान स्थिति सिर्फ आज की या पिछले 5 सालों की मेहनत का नतीजा नहीं है। ये आत्मा की एक बहुत लंबी यात्रा का परिणाम है। कुछ पुराने कर्म जो हमने अतीत में शायद इस जन्म में या पिछले जन्मों में बांधे थे, वे अब परिपक्व हो चुके हैं और फल देने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ही अच्छे, ईमानदार और बिना अहंकार वाले लोगों के साथ भी अचानक कुछ बहुत बुरा हो जाता है। हाँ, या वे बार बार फेल होते हैं। हम उनकी आत्मा की लंबी यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं, पूरी फिल्म नहीं। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। जी बताइए। क्योंकि ये वो बिंदु है जहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? अगर हम इस बात को मान ले कि पूर्व कर्म पहले से ही परिपक्व होकर फल देने वाले हैं और जो होना है वो पुराने कर्मों के हिसाब से तय है, तो क्या ये हमें एक तरह के नियतिवाद या फेटलिज्म की तरफ नहीं धकेलता? ये एक बहुत ही तार्किक और स्वाभाविक प्रश्न है। मतलब अगर मेरे पिछले कर्मों की वजह से ये तय है कि मेरा आज का प्रोजेक्ट फेल होना ही है, तो फिर मैं आज 14 घंटे काम करूं ही क्यों? फिर तो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। सतह से देखने पर यह नियतिवाद ही लगता है।
इस हिसाब से तो इंसान पूरी तरह से लाचार हो गया ना। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जैन दर्शन इंसान को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि ये उसे जबरदस्त ताकत देता है। वो कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, ये सच है कि पुराने कर्मों का फल कब और किस रूप में सामने आएगा, ये हमारे वर्तमान नियंत्रण से बाहर है। वो एक ऐसी बारिश की तरह है जिसका गिरना तय है। बारिश गिरनी ही है। हाँ, लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि उस बारिश में भीगकर बीमार पड़ना है या छाता खोलकर खुद को बचाना है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अरे वाह! पुराना कर्म आपके सामने एक परिस्थिति लाकर खड़ी कर देता है। मान लीजिए एक बड़ी असफलता, लेकिन उस असफलता पर आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपका पुरुषार्थ है, आपका वर्तमान है। तो असल बात यह है कि जब वो पुरानी कर्म रूपी धूल हमारी जिंदगी में गिरती है, यानी असफलता के रूप में सामने आती है, तब हमारा जो रिएक्शन होता है वो ये तय करता है कि हम नया गोंद पैदा कर रहे हैं या नहीं। एकदम सही। यदि हम असफलता या दुख के समय फिर से क्रोध करते हैं, सिस्टम को गालियां देते हैं या ईर्ष्या से भर जाते हैं, तो हम और ज्यादा धूल चिपका रहे हैं। बिल्कुल, हम उस पुराने कर्म के खत्म होने के क्षण में ही नए बुरे कर्म बांध लेते हैं। हम उस चक्र को और लंबा कर देते हैं। और अगर हम शांत रहें तो? यदि हम उस असफलता को शांति से, बिना किसी कषाय के स्वीकार करते हैं, तो वो पुराना कर्म अपना फल देकर हमेशा के लिए झड़ जाता है और कोई नया बुरा कर्म नहीं बनता। यही वो स्वीकृति है जो असफलता के चक्र को तोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो इस समस्या और इसके गहरे कारणों को समझ लेने के बाद अब ये जरूरी है कि हम समाधान की तरफ बढ़ें। हाँ, समाधान बहुत व्यावहारिक है। ये तो स्पष्ट हो गया कि हमें उस गोंद को, उस कषाय को न्यूट्रलाइज करना होगा। असफलता के इस चक्र से बाहर निकलने के लिए लेख में 4 व्यावहारिक कदम सुझाए गए हैं। सही कहा। जिसमें पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन उसी मिथ्यात्व का सीधा इलाज है। ये इस बात की गहरी और स्पष्ट समझ है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों, बैंक बैलेंस या समाज में रुतबे का नाम नहीं है। तो असली प्रगति क्या है? असली प्रगति आंतरिक शुद्धता है। जब किसी व्यक्ति का लक्ष्य ये बन जाता है कि उसे भीतर से शांत और शुद्ध रहना है, तो बाहरी दुनिया की असफलता उसे उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाती। उसकी सफलता की परिभाषा ही बदल जाती है। बिल्कुल। और जब आपकी परिभाषा बदलती है, तो उस ट्रेडमिल पे दौड़ने का तनाव अपने आप कम हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि आपको कहाँ जाना है। एकदम। इसके बाद जो दूसरा कदम आता है, वो है भावों पर नियंत्रण। जैसे कि हमने कषाय की बात की थी, गुस्सा, अहंकार, माया और लोभ। हाँ। इन पर काबू पाना कोई सिर्फ साधु संतों वाला काम नहीं है, बल्कि आज के इस गला काट प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में ये सबसे बड़ी प्रैक्टिकल जरूरत है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें? इसे सिर्फ एक नैतिक उपदेश के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक और कर्मिक रणनीति है। अच्छा। जब आप ऑफिस की किसी राजनीति में फंसने पर भी अपने गुस्से को पी जाते हैं, या जब आप अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने अहंकार को नहीं देते, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? मैं उन सूक्ष्म भौतिक कणों को अपनी आत्मा से चिपकने से रोक रहा हूँ। बिल्कुल। आप अपने भविष्य के रास्ते से उन अदृश्य रुकावटों को हटा रहे हैं जो आगे चलकर आपको गिरा सकती थीं। हर बार जब आप उकसाए जाने पर भी शांत रहते हैं, आप असल में अपने भविष्य की सफलता का रास्ता साफ कर रहे होते हैं। क्या बात है! ये एक बहुत ही सशक्त विजुअल है, अपनी शांति से अपना रास्ता साफ करना। हाँ। तीसरा कदम जो बताया गया है, वो है सही दिशा में कर्म। इसका मतलब यह है कि केवल कोल्हू के बैल की तरह बिना सोचे समझे मेहनत करना काफी नहीं है। सही कहा। आपकी मेहनत में एक गहरी जागरूकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी छल कपट या माया के काम होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति छल कपट से दूसरों को धोखा देकर कोई शॉर्टकट अपनाकर सफलता पा भी लेता है, तो जैन दर्शन के फ्रेमवर्क के अनुसार वो सफलता बहुत ही अल्पकालिक और खोखली होगी। मतलब वो टिकेगी नहीं? बिल्कुल नहीं। उस छल के कारण जो नए भारी कर्म बंधे हैं, वे जल्द ही एक बहुत बड़ी असफलता के रूप में सामने आएंगे। इसलिए आप क्या काम कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि आप उसे किस नियत से कर रहे हैं। और यही से हम चौथे कदम की ओर बढ़ते हैं, जो मुझे लगता है कि कहने में जितना आसान है, असल जिंदगी में उसे उतारना उतना ही मुश्किल है। हाँ, आसक्ति छोड़ना, या जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। बिल्कुल। परिणामों से खुद को न जोड़ना।
लेख कहता है कि बिना आसक्ति के काम करने से सफलता या असफलता हमें भीतर से तोड़ नहीं पाती। अगर हम इसे कर्म के उस भौतिक विज्ञान से जोड़ें तो ये आसक्ति छोड़ना असल में एक टेफ्लॉन कोटिंग की तरह काम करता है। ये टेफ्लॉन कोटिंग वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है ना? हाँ। हम इंसान हैं और हम परिणामों से जुड़ी जाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उम्मीदें पैदा होती ही हैं। बिल्कुल, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन आसक्ति छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने काम की कोई परवाह नहीं है या आप सन्यासी हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्रक्रिया में अपने काम में अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन अगर अंत में परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। हाँ, आप ही समझ पाते हैं कि मेरा काम केवल सही नीयत से मेहनत करना था। एकदम। परिणाम कई अन्य पिछले कर्मिक कारकों पर निर्भर करता है। वो टेफ्लॉन कोटिंग सुनिश्चित करती है कि निराशा की धूल आप पर न चिपके। अगर हम इसे आज के आधुनिक संदर्भ में रखकर देखें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी खेल को खेलते समय सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नजर रखने के बजाय अपने खेलने की तकनीक, अपने हर एक शॉट पर पूरा ध्यान देना। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर आप हर समय सिर्फ स्कोरबोर्ड देखते रहेंगे तो आप गेंद से नजर हटा लेंगे और गलती करेंगे। लेकिन अगर आप बिना स्कोर की चिंता किए अपनी तकनीक पर ध्यान देंगे तो भले ही उस मैच में आप हार जाएं, आप एक बेहतर खिलाड़ी बनकर बाहर निकल रहे हैं। और जब आप लगातार अपनी तकनीक पर ध्यान देते हैं तो वो सही कर्म बन जाता है। स्कोरबोर्ड की चिंता न करना ही वो डिटैचमेंट है। जब आप भीतर से एक बेहतर और शांत खिलाड़ी बन जाते हैं तो अंततः बाहरी दुनिया के स्कोरबोर्ड पर भी अच्छे नंबर आने ही लगते हैं, क्योंकि आपके रास्ते में कोई कर्मिक रुकावट नहीं बचती। अब इन सारे गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को समझ लेने के बाद सबसे जरूरी हिस्सा ये है कि हम इन्हें दिन प्रतिदिन की आधुनिक समस्याओं पर कैसे लागू करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान हमारे जीवन की उलझनों को न सुलझाए तब तक वो सिर्फ एक जानकारी है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में व्यापार, रिश्ते और करियर जैसे रोजमर्रा के क्षेत्रों का बहुत ही सटीक विश्लेषण किया गया है। व्यापार का ही उदाहरण लेते हैं। अगर कोई स्टार्टअप बार बार फेल हो रहा है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, टीम को फायर कर देते हैं, नया मार्केटिंग प्लान लाते हैं। हम हमेशा बाहरी पुर्जों को ठीक करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस दर्शन के अनुसार सिर्फ बाहरी स्ट्रैटेजी बदलने से काम नहीं चलेगा। आपको एक कर्मिक ऑडिट करने की जरूरत है। कर्मिक ऑडिट मतलब क्या? मतलब आपको अपने अंदर के भावों को देखना होगा। क्या उस व्यापार के पीछे कोई गहरा लालच काम कर रहा है? अच्छा। क्या आप अपने निवेशकों या ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? या क्या आप सिर्फ अपने प्रतिस्पर्धियों को कुचलने के अहंकार से प्रेरित हैं? अगर ये कषाय मौजूद हैं तो फिर क्या होगा? अगर आपके भावों में ये कषाय मौजूद है तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मार्केटिंग टीम आपको स्थायी सफलता नहीं दिला सकती। व्यापार में ईमानदारी सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये कर्मों को शुद्ध रखने का और व्यापार को लंबे समय तक टिकाए रखने का एक विज्ञान है। यही गहराई हमें रिश्तों के मामले में भी देखने को मिलती है। आज के दौर में रिश्ते बहुत नाजुक हो गए हैं, बहुत जल्दी टूट रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत आम हो गया है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो इंसान का सबसे स्वाभाविक बचाव तंत्र, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, वो होता है सामने वाले पर पूरा दोष मर देना। उसने मुझे धोखा दिया या मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया। बिल्कुल। लेकिन ये लेख हमें एक अलग ही आईना दिखाता है। ये दर्शन हमें गहरी आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन की ओर ले जाता है। सामने वाले पर उंगली उठाने के बजाय ये देखने की जरूरत है कि कहीं मेरा अपना अहंकार तो इस रिश्ते की जड़ों को नहीं काट रहा था। कहीं मेरी खुद की अपेक्षाएं इतनी ज्यादा तो नहीं थी जो एक तरह का लोभ बन गई थी। आधुनिक रिश्तों का जो लेन देन वाला स्वरूप बन गया है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम्हें मेरे लिए वो करना चाहिए। हाँ, ये असल में कषाय का ही एक रूप है। बिल्कुल। जब हम अपनी गलतियों और अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं तो हम ब्रेकअप या अलगाव के समय पैदा होने वाली कड़वाहट से बच जाते हैं। हाँ, हम नए नकारात्मक कर्म बांधने से बच जाते हैं। एकदम सही। और अपनी आत्मा पर बेवजह का बोझ नहीं लादते। और अगर हम करियर की बात करें, जो कि आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा तनाव है, जब किसी की ग्रोथ रुक जाती है, जब सालों काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलता, तो इंसान को लगता है कि उसे कुछ नई स्किल सीखनी चाहिए, अपना रेज्यूमे बेहतर करना चाहिए। हाँ, स्किल सीखना बिल्कुल जरूरी है,
लेकिन स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि केवल बाहरी स्किल्स बढ़ाना काफी नहीं है। यहाँ बात सिर्फ आपके रेज्यूमे की नहीं है, बल्कि आपके पूरे माइंडसेट की है। आपको अपने कर्मिक पैटर्न को समझना होगा। कर्मिक पैटर्न जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप अपने सहकर्मियों की तरक्की से लगातार ईर्ष्या करते हैं। या आप बॉस के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। ये सभी चीजें आपके करियर का एक अदृश्य कर्मिक ग्राफ तय कर रही हैं। अरे वाह! ईर्ष्या की वो भावना भौतिक रूप से उन कर्म कणों को खींच रही है जो भविष्य में आपकी अपनी तरक्की को रोक देंगे। ये एक ऐसा विचार है जो कार्यस्थल की राजनीति मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि हम दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना ही रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। एकदम सही। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे खूबसूरत और सबसे गहरी बात निकल कर आती है वो ये है कि इस दर्शन के अनुसार असफलता वास्तव में कोई कमी नहीं है, फेल होना कोई श्राप नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इंसान असफल नहीं हो रहा है, वो केवल अपने पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त हो रहा है। मतलब एक तरह की सफाई हो रही है। हाँ, ये एक तरह की डिटॉक्सिफिकेशन या क्लिनजिंग प्रक्रिया है। जब आपके पुराने कर्म परिपक्व होकर किसी असफलता के रूप में सामने आते हैं और आप उसे बिना किसी गुस्से या शिकायत के सही भाव के साथ स्वीकार कर लेते हैं, तो वो पुराना कर्म हमेशा के लिए झड़ जाता है। बिल्कुल, आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। आप उस अनुभव से सीखते हैं, बदलते हैं और आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। मतलब हर असफलता हमारी आत्मा के उस चुंबक से पुरानी धूल की एक परत को झटककर बाहर कर रही है, बशर्त यह है कि हम उस निराशा में कोई नया गोंद ना लगा लें और नई धूल ना चिपका लें। बिल्कुल सटीक कहा आपने। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी और हमारी पुरानी सोच की जड़ों को हिला देने वाली रही है। अगर हम आज की इस पूरी बातचीत के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि असफलता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि किसी व्यक्ति में प्रतिभा की कमी है या वह दुनिया से पीछे रह गया है। सफलता और असफलता सिर्फ बाहरी दुनिया के पैमाने नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का एक बहुत ही सूक्ष्म और जटिल परिणाम है। हाँ, एकदम सही बात है। हम अपने अतीत के पुराने कर्मों को बदल नहीं सकते, लेकिन आज इस पल में हमारे जो विचार हैं, हमारा जो रवैया है और हम परिस्थितियों पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, वह हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। केवल बाहरी मेहनत काफी नहीं है, उस मेहनत के साथ आंतरिक शुद्धता, सही नीयत और बिना किसी आसक्ति के काम करना ही असली और स्थायी सफलता का मार्ग है। इस पूरे विचार विमर्श का सार यही है कि जब हमारा बाहरी काम और हमारे भीतर के भाव दोनों एक ही सकारात्मक और शुद्ध दिशा में बहने लगते हैं, तब हमारे रास्ते की सारी अदृश्य रुकावटें खत्म हो जाती हैं और असली प्रगति होती है। इस गहरी और सोच को चुनौती देने वाली चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस डीप टाइप को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो इस पूरी बातचीत के मूल को छूता है। हमने इस बात पर गहराई से चर्चा की कि कैसे जैन दर्शन में कर्म कोई विचार नहीं बल्कि एक सूक्ष्म भौतिक कण है। हाँ। तो अगर हमारी हर एक भावना, हमारा हर एक गुस्सा, हमारी हर ईर्ष्या या हर लालच वास्तव में किसी सूक्ष्म भौतिक कण को हमारी आत्मा के चुंबक से चिपका रहा है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज पूरे दिन में अपने रोजमर्रा के विचारों और भावनाओं के जरिए हम अपने ही चारों ओर किस तरह की अदृश्य दीवारें खड़ी कर रहे हैं, और क्या कल सुबह जब हमारी आंख खुलेगी तो हम उन दीवारों को और ऊंचा करने के बजाय उन्हें गिराने का विकल्प चुनेंगे।